हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट 6 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि इस तरह के क्वेश्चन करने से आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है और एग्ज़ाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप डील करने के लिए कैपेबल होंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है। इस साइड 4 सीरीज़ दी हुई हैं और इस साइड रीजन्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा सीरीज़ किस रीजन में लाइक करता है। तो हमारे पास लेमन सीरीज़, बामर, पास्चन एंड ब्रैकेट सीरीज़ है, और इस साइड इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे है। हमें ये बताना है कि किसका वेवलेंथ का रेंज किस में लाइक करता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये हमारा एनर्जी लेवल है। सपोज दिस इज़ द एनर्जी लेवल, दिस इज n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो लेमन जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पे अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो सो दिस इज लेमन। बामर क्या होता है, अगर सेकेंड पे आ रहा है लाइन तो दिस इज बामर। ठीक है, पास्चन क्या होता है, अगर थर्ड पे आ रहा है लाइन तो दिस इज पास्चन। इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है लेमन में, देन बामर, देन पास्चन, देन ब्रैकेट पी फंड जो भी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी चूँकि लेमन में रिलीज होती है, इसीलिए ये लाइक करता है हमारा यूवी रेंज में। ठीक है, तो लेमन विल लाइन यूवी रेंज। ठीक है, इसके बाद आता है बामर। तो यूवी, तो बामर की एनर्जी यूवी से थोड़ी सी कम होती है, दैट मीन्स ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा विजिबल रेंज में। और इसके बाद जितनी भी हैं लेमन, बामर, देन आएगा पास्चन, देन ब्रैकेट, देन पी फंड, ये पूरी की पूरी आ जाएगी इंफ्रा रेड में। ठीक है, तो लेमन सीरीज आ जाएगा किस में, लेमन सीरीज विल लाइन अल्ट्रावायलेट। बामर किस में करेगा, बामर विल लाइन विजिबल। पास्चन किस में करेगा, इंफ्रारेड में करेगा, और ब्रैकेट भी किस में करेगा, इंफ्रारेड में करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो एक्सरे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है हमारा, उसमें किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ इतनी नहीं होती है कि वो एक्सरे के वेवलेंथ को मैच करे। सो एक्सरे हमारा ऑप्शन में कहीं भी नहीं होगा। लेमन सीरीज विल लाइन अल्ट्रावायलेट रीजन, बामर विल लाइन विजिबल, पास्चन एंड ब्रैकेट विल लाइन इंफ्रारेड। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं कभी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में आपको डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन डाल सकता है, तीन या चार तरह का वेवलेंथ आपको डाल देगा। सपोज आपको दे देगा कि इस तरह से कि बामर सीरीज स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, और इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस डाल देगा। जैसे कि आपको एक ऑप्शन डाल देगा सपोज 600 नैनोमीटर। ठीक है, एक डाल देगा आपको सपोज 100 नैनोमीटर, एक डाल देगा आपको सपोज 1000 नैनोमीटर, एंड लास्ट डाल देगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बामर है तो इसमें सेलेक्ट करना है हमें। तो बामर किस में लाइक करता है, विजिबल में। विजिबल की वेवलेंथ कितनी होती है, 400 to 700 नैनोमीटर। तो आप इसमें देख लो कौन सा, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर इसी बामर को बदल के कोई और कर दिया जाए, लाइक लेमन कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा। तो लेमन किस में लाइक करता है, लेमन लाइक करता है यूवी में। तो यूवी जो 400 to 700 है, तो इधर क्या हो जाएगा यूवी, एंड इधर क्या हो जाएगा इंफ्रारेड। तो 400 से कम होनी चाहिए, तो ये सही 100 सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे सकता था। आपको पता होना चाहिए कि लेमन जो है वो यूवी में लाइक करता है, बामर विजिबल में, और बाकी इधर पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, ये तीनों ही लाइक करते हैं किसमें, इंफ्रारेड में। दिस इज IR, दिस इज UV एंड दिस इज विजिबल। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप है। मैच द फॉलोइंग टाइप में के क्वेश्चन एक दो कर लेने से क्या फ़ायदा होता है कि इसमें आपको जो है ज़रा सा ब्रॉड व्यू मिल जाता है किसी भी टॉपिक पे। तो आपकी जो क्लैरिटी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के में, वो ज़्यादा पता चलती है और आप ज़्यादा सीख पाते हैं। इसीलिए मैंने 2 या 3 मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये
आईआईटी लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन टाइप एटम मैच द फॉलोइंग टू कॉलम। टाइम पीरियड दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम, स्पीड एंड रेडियस, इसको मैच कराना है। सबसे पहली बात, जिसका हमारे पास रेडियली अवेलेबल फॉर्मूला है उसको मैच करा लेते हैं। तो रेडियस का हमारे पास एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिसके अनुसार हम लोग जानते हैं रेडियस क्या लिखते हैं हम लोग, 0.529 एंगस्ट्रम एन स्क्वायर बाय जेड। तो क्या हो जाएगा हमारा रेडियस हो जाएगा दिस वन, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड, एंगुलर मोमेंटम एंड स्पीड। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या लिखते हैं, एम वी आर इक्वल टू व्हाट, एन एच बाई 2 पाई। तो एम वी आर बेसिकली क्या है, एन के प्रोपोर्शनल है, एच बाई 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो एन के प्रोपोर्शनल वाला एक भी इसमें ऑप्शन नहीं है, सो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसके बाद है टाइम पीरियड एंड स्पीड। अगर आप बात करते हैं, हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए पढ़ा हुआ है वी एन इक्वल टू व्हाट, सी बाय 137 जेड बाय एन, लेकिन स्पीड के लिए हम लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। यही अगर स्पीड के बदले वेलोसिटी होती, अगर इसके बदले वेलोसिटी होती तो हम लोग एन बाय जेड, सॉरी जेड बाय एन को पिक करते हैं। हालांकि इसमें जेड बाय एन भी नहीं है, तो अगर स्पीड को हम लोग फॉर सेकेंड हम लोग वेलोसिटी भी मान के चले तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सो वी विल गो फॉर नन ऑफ दीज, ठीक है। इसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रही है, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन और वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं व्हाट, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, 2 पाई आर बाय वेलोसिटी, दैट इज 2 पाई आर एन बाय वी एन। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई आर क्या होता है, आर हो जाता है 0.529 एंगस्ट्रम एन स्क्वायर बाय जेड, एंड वेलोसिटी कितनी होती है, सी बाय 137 जेड बाय एन। तो ये सारे चीज़ तो ये कांस्टेंट हो जाएंगे, जेड चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा के, दैट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। तो एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर है कहीं पे, यस यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, आर। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, एस। स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, ये भी एस हो जाएगा। एंड रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय जेड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे वेलोसिटी देना चाहिए था। अगर स्पीड भी दिया इन्होंने, स्पीड को हम लोग वेलोसिटी भी मान के चलें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड बाय एन के, और जेड बाय एन हमारा ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, सो हम लोगों ने इसको नन ऑफ दीज में मार्क किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप से है, दैट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ई, मैच द फॉलोइंग टू कॉलम ऑफ एच ई प्लस एटम, ठीक है, 4 He प्लस एटम, ठीक है। सबसे पहली बात है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो हम लोगों ने, आप याद करिए, जब पढ़ा था हाइड्रोजन एटम, तो ये न्यूक्लियस था और ये n इक्वल टू 1, दैट इज के सेल था हाइड्रोजन एटम का, एन इलेक्ट्रॉन वॉज रिवॉल्विंग, और इसकी एनर्जी कितनी थी, इसकी एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने कहा था कि माइनस का यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है कि द इलेक्ट्रॉन इज इन बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहीं से जितनी इसकी निगेटिव एनर्जी है इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी की सप्लाई दे दें तो इलेक्ट्रॉन विल लीव द एटम एंड विल मूव अवे, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन, ठीक है। तो कहा जाएगा कि एटम हमारा आयनाइज हो गया, ठीक है। तो दिस वन इज द आयनाइजेशन एनर्जी। सो जितनी भी एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी होती है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज इन बॉन्डेड स्टेट। अगर उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी का सप्लाई हम लोग कर देते हैं, द एटम इज आयनाइज्ड, ठीक है, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो किसी भी एनर्जी स्टेट में जितनी नेगेटिव एनर्जी है उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आपको याद हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में हमने बात की थी कि किसी भी nth एक्साइटेड स्टेट की हम लोग बात करते हैं, nth एक्साइटेड स्टेट, तो जो एनर्जी स्टेट होती है वो होती है n+1। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
2 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है E। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा n = 1 है एंड दिस इज n = 2, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहाँ पे n = 2 पे क्या हो जाएगा E2। E2 निकालेंगे हम लोग, कैसे निकलेगा, -13.6 Z²/n²। हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1, तो E2 = कितना हो जाएगा, -13.6, Z का वैल्यू 1 एंड n इज़ व्हाट 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये रहा E का वैल्यू, जबकि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू का दिया हुआ कितना है E। तो अगर यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाएगा, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को क्या कहा गया है, E कहा गया है, ठीक है। सो E = व्हाट, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2, ये जो E2 है, E2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग -E लिख सकते हैं क्या, इसको -E लिखना गलत होगा, आई थिंक नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग 2 कॉलम फॉर हीलियम प्लस एटम, ठीक है। तो अगर हीलियम प्लस की बात करें तो यहाँ पे Z की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, देखते हैं हम लोग, द आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी निकालना होगा। दैट मीन्स हीलियम प्लस के लिए E1 निकालना है, कैसे निकालेंगे, -13.6 Z²/n²। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट है मतलब n = 1, तो -13.6 Z की वैल्यू कितनी 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n², n की वैल्यू कितनी 1, सो ये हो जाएगा -13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड दिस वुड बी इक्वल टू -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर 54.4 को हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 × -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दैट मीन्स -16E, क्योंकि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऑलरेडी हम लोगों ने क्या कहा हुआ, -E, सो दिस वुड बी -16E। तो एनर्जी अगर -16E हो गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, +16E हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वैल्यू, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, S। सो ए का करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, S, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है मतलब n = कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी एंड विथ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल टोटल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम लोग टोटल एनर्जी इसमें निकाल लें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग टोटल एनर्जी निकालते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, दैट इज n = 2, सो E2 वुड बी -13.6 Z²/n²। तो -13.6 Z का वैल्यू कितना है 2 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना 2, सो दिस वुड बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दैट मीन्स -4E, दैट मीन्स -4E। तो अगर -4E हो गया हमारा टोटल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, यानी -2 मॉड ऑफ व्हाट -4E, कितना हो जाएगा -8E। सो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा इसका, ये, दैट मीन्स बी के लिए क्या ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा R, ठीक है। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो टोटल एनर्जी कितनी है -16E। तो हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो टोटल एनर्जी कितनी है -16E, -16E का मॉड कितना हो जाएगा 16E। तो करेक्ट चॉइस वुड बी व्हाट, दिस वन, यानी कि सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा S। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टोटल एनर्जी कितनी है 4E है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी +4E हो जाएगी,
+4e +4e कहाँ पे है? सो दिस वन इज़ द करेक्ट चॉइस, दैट मीन्स इसका कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमने एक कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम देखा जिसके अंदर हमारी बहुत सारी तरह की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई, जिसमें हम लोगों ने एक्साइटेड स्टेट जाना, जिसमें हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट करना जाना, जिसमें हम लोगों ने दो एटम जैसे कि एक हाइड्रोजन था और दूसरा क्या था? हीलियम था, दोनों के बारे में जाना, हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जाना, हमने काइनेटिक और टोटल के बीच में जो रिलेशन है उसको जाना, हमने टोटल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है उसको जाना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग खुद से इसको एक बार ट्राई करिए, ठीक है। सो दिस विल गिव यू द मोर क्लैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम। ठीक है, तो डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम इज व्हाट? Li2+। ऐसे हम लोग जानते हैं कि लिथियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। दैट मीन्स इसके अंदर 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तभी ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो लिथियम डबली आयनाइज्ड लिथियम का मतलब, लिथियम आयन का मतलब Li2+। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, किसी स्टेट के बारे में मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है। ठीक है, ये हम लोग 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अगर कोई भी स्टेट मेंशन नहीं है मतलब ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, सबसे पहले हमें टोटल एनर्जी निकालना होगा। तो टोटल एनर्जी स्टेट 1 में हम लोग निकालेंगे कैसे? -13.6 Z²/n² फॉर्मूला से। सो -13.6, Z का वैल्यू कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E1 इक्वल टू व्हाट? 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा? सॉरी, ये माइनस के साथ है, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है हमें किसके लिए? डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग E1 का वैल्यू है -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना ही अगर हम लोग पॉजिटिव एनर्जी का सप्लाई दे दें तो सो इलेक्ट्रॉन विल लीव द एटम एंड द एटम विल बी आयनाइज्ड। सो 122.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो सबों को पता है। पूछ रहा है हमसे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द आंसर्स अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल इज चेंज्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, सेम स्टेट में पूछ रहा है। और सबसे पहली बात फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें हम लोग तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू व्हाट? 2, n इक्वल टू 2 और E2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मॉड बाय 2, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं और 2 इंटू मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दो रिलेशन है, आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल एनर्जी दी हुई है और काइनेटिक एनर्जी में पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का मॉड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मॉड, एंड टोटल एनर्जी का मॉड कितना हो जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मॉड, यानी कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव होती है। सो अगर आप मॉड को हटा भी देंगे तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू व्हाट? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी का मॉड कितना हो जाता है? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का मॉड, दैट मीन्स 2 इंटू 3.4, दैट मीन्स मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर मॉड को हटाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा 6.8 -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द आंसर्स अबव वुड चेंज इफ चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड। हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग रेफरेंस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट की है, यहाँ पे हमने माना है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0। अगर हम लोग इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पे, तो ये चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द आंसर्स अबव वुड चेंज इफ चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज। अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी का चॉइस हम लोग चेंज कर देंगे तो हमारा जो आंसर चेंज होगा वो चेंज होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस आएगी नहीं, नो चेंजेस विल बी अकर्ड इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वुड बी चेंज्ड इफ चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ He एटम इज इक्वल टू E नॉट इक्वल टू दिस वन। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग 5 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि ग्राउंड स्टेट में दिस इज द हीलियम एटम, दिस वन इज द हीलियम एटम, दिस इज न्यूक्लियस, this is ground state, that is n equal to 1. There are 2 electrons, this is helium atom, okay, helium is 2 4, okay, these are 2 electrons. कह रहा है कि binding energy of n electron in the ground state of He atom is this. ठीक है, तो अगर इतनी बाइंडिंग एनर्जी है, अगर दिस मच ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं था, इस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ी थी। अगर इतनी ही एनर्जी फिर से इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉन विल लीव द एटम एंड विल गो टू द इन्फिनिटी। सो दिस द बाइंडिंग एनर्जी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी एंड सेट द इलेक्ट्रॉन इनटू सम ऑर्बिट, दिस इज binding energy. If energy equal to binding energy is provided to the electron in the orbit, the electron will gain the energy and leave the orbit and go to the infinity. ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना हमें और आयनाइज करना है हीलियम एटम को, तो इतनी ही एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट एटम के लिए दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, अगर पहले इलेक्ट्रॉन को हम लोग को बाहर निकालना है तो जो आयनेशन एनर्जी लगने जा रही है हमें, दिस इज नॉन एज आयनेशन एनर्जी फर्स्ट। तो कितना देना पड़ेगा हमें, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इस हीलियम एटम की जो बनावट है, द स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम एटम हैज बीन चेंज्ड, दिस इज नाउ हीलियम प्लस, और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है एंड दिस इज व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए कितनी ज़रूरत होगी एनर्जी की, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होगी जितनी इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे टोटल एनर्जी है, और वो नेगेटिव में होगी। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, E1 निकालने जा रहे हैं हम लोग, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है -13.6 Z² सो -13.6 Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 एंड N इज व्हाट 1, कितना हो जाएगा -13.6 4, सो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज फॉर व्हाट, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड वुड बी व्हाट, -54.4 प्लस 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ओवरऑल 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट would be needed to remove both the electron from helium atom। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 का, यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। द हाइड्रोजन एटम इज इन स्टेट विथ एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
In the Bohr model, what is the angular momentum of electron in the atom with respect to an axis at the nucleus? ये सिंपली एनर्जी दे दिया है किसी एनर्जी स्टेट का, एंड उसी एनर्जी स्टेट में क्या पूछ रहा है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकालने के लिए जानते हैं, कैसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम? एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? एम वी आर, एंड एम वी आर इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई, दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बार। ठीक है, तो अगर हमें n का वैल्यू पता चल जाए तो h और 2 पाई का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे फाइंड करेंगे? हमें किसी nth स्टेट में एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, एंड वी नो एनर्जी इन nth स्टेट इज गिवन बाय -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, एंड z फॉर हाइड्रोजन एटम इज व्हाट? z फॉर हाइड्रोजन एटम इज 1, z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंड En की वैल्यू कितनी दी हुई है? En की वैल्यू दी हुई है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वुड बी इक्वल टू -13.6, Z की वैल्यू 1 एंड n स्क्वायर। n स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो -13.6 डिवाइडेड बाय 1.51 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 9 एंड n वुड बी इक्वल टू 3। n की वैल्यू हमें मिल गई, तो यहाँ से हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। L3 वुड बी इक्वल टू व्हाट? mv3r3, and this would be equal to 3h by 2 pi. So 3 into 6.63 into 10 to the power minus 34 divided by 2 pi. Okay, and इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.16 into 10 to the power minus 34, and this is kg meter square per second. This is kg, this is what? Meter per second, and this is radius. The radius is what? Meter. So kg meter square per second. तो कभी कभार क्वेश्चन में यूनिट्स में भी कुछ डिफरेंसेस करके दो सिमिलर ऑप्शंस डाले जा सकते हैं, तो वहाँ पे यूनिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सही यूनिट आप क्वेश्चन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th नंबर क्वेश्चन है वो है, इसमें एक हाइपोथेटिकल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम माना गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो वी विल सी द एनर्जी लेवल ऑफ अ हाइपोथेटिकल 1 इलेक्ट्रॉन एटम आर शोन इन द फिगर। सो दीज आर द एनर्जी लेवल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आयनेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम। द सेकेंड इज फाइंड द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट n equal to 2. Third is find the excitation potential for the state n equal to 3, and the final is find the wave number of the photon emitted for the transition n equal to 3 to n equal to 1. ठीक है, तो इसका देखते हैं हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें फाइंड द आयनेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम। तो आयनेशन पोटेंशियल इसके अंदर पूछ रहा है, आयनेशन एनर्जी नहीं पूछ रहा है। तो आयनेशन एनर्जी, अगर पहले एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सो n इक्वल टू 1 में जो E1 की वैल्यू दी हुई कितनी दी हुई है? -15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अगर इतना ही हम लोग पॉजिटिव एनर्जी इसको सप्लाई कर दें, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल लीव द एटम एंड द एटम विल बी आयनाइज्ड। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी +15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको हमने बताया था कि अगर आयनेशन पोटेंशियल निकालना हो तो आयनेशन एनर्जी में सीधे सीधे एक इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए, तो आयनेशन पोटेंशियल वुड बी व्हाट? 15.6 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल गई हमें कितनी? 15.6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ द सीरीज टर्मिनेटिंग एट n इक्वल टू 2। अगर n इक्वल टू 2 पे हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस ड्रॉ करें तो क्या हो सकता है? 3 से 2 पे आ सकता है, या 4 से 2 पे आ सकता है, 5 से 2 पे आ सकता है, या फिर इन्फिनिटी से 2 पे आ सकता है। तो क्या कह रहा है? फाइंड द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी वो कौन सी होगी? ये वाली। और सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी? ये वाली होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी वेवलेंथ लिमिट ही हमें तो निकालना है, तो हम लोग सबसे छोटी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 1/λ इज इक्वल टू,
यहाँ पर हम लोग अगर जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/λ=RZ², 1/NI² माइनस 1/NF², अगर ये फॉर्मूला हम लोग लगाने जाएंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल एटम है, हमें नहीं पता इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सो हम लोग यहाँ पे जाएंगे डिटेल मेथड से। कैसे? हम लोग यहाँ पे इस लाइन की एनर्जी निकाल लेंगे सीधा सीधा। वी वुड फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस लाइन एंड देन वी विल फाइंड द वेवलेंथ। ठीक है, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है तो सबसे छोटी वेवलेंथ इसी की होगी, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी, ये हम लोग बी नंबर सॉल्व कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन विथ NF इक्वल टू व्हाट? 2 फाइनल। अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये NF, दिस इज NI। ठीक है, तो NF ये सेकेंड लेवल पे, सेकेंड एनर्जी स्टेट n इक्वल टू 2 पे आ रही हैं, तो NF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और NI क्या हो जाएगा? कहाँ से आ रही है ये? इन्फिनिटी से। सो NI वुड बी इन्फिनिटी। तो हम लोग निकालते हैं एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्या? N2 माइनस, सॉरी, एनर्जी वुड बी E इन्फिनिटी माइनस E2। यहाँ से यहाँ आ रही है, दिस इज एट हायर एनर्जी एंड दिस इज एट लोअर एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर ट्रांजिट हो रही है तो जितना इसके बीच का डिफरेंस है, द फोटोन विल बी रिलीज्ड विद द एनर्जी इक्वल टू दिस एनर्जी गैप। ठीक है, तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? E इन्फिनिटी माइनस E2। E इन्फिनिटी की एनर्जी कितनी है? 0 एंड E2 की एनर्जी कितनी है? माइनस 5.3। सो दिस इज 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी निकल गई। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या? E इक्वल टू hc/λ। और इसको सॉल्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में हमें आया था कितना? 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ से लैम्डा इन एंगस्ट्रम अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? 12400 डिवाइडेड बाई E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 12400 डिवाइडेड बाय 5.3, इसका वैल्यू अगर निकालेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय 5.3। सो दिस इज 2339 एंगस्ट्रम। तो जो n इक्वल टू 2 पे आने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी? 2339 एंगस्ट्रम। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2339 एंगस्ट्रम। ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उस लेवल की है कि आप ये समझते हैं कि जब भी डी एक्साइटेशन होता है किसी n स्टेट से m स्टेट पे, या फिर यहाँ पे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, NI से NF पे या फिर N1 से N2 पे। किसी ने ये भी पूछा है कि आपने इसको N1 और इसको N2 क्यों कहा है। हम लोग फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स से ही इनिशियल को हम लोग 1 और फाइनल को हम लोग 2 मानते हुए आए हैं। ठीक है, तो जिसको जो कन्वीनियंट लगता है वो उसको एज्यूम कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि आपने जो भी सपोज करा है उसी को आप लेके आगे बढ़ें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने NI को रखा है इन्फिनिटी और NF को रखा था क्या? 2, और इसी की वेवलेंथ होगी सबसे शॉर्ट क्योंकि इसकी एनर्जी है सबसे ज़्यादा, और एनर्जी हमने निकाल ली जो कि आई 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने निकाल दिया वेवलेंथ, और वेवलेंथ आ गई एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपने देखा कि इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल हुआ है, तो इस फॉर्मूला को आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर द स्टेट n इक्वल टू 3। यहाँ से एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब इस ग्राउंड स्टेट से स्टेट 3 तक हमें एक्साइट करके ले जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो कितनी पोटेंशियल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस स्टेट से इस स्टेट पे ले जाना है तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी होगी, मतलब इन दोनों स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देते हैं, सो इलेक्ट्रॉन वुड बी एक्साइटेड फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर C कर रहे हैं। यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो क्या हो जाएगी?
दिस इज एट लोअर एनर्जी एंड दिस इज एट हायर एनर्जी, सो हायर माइनस लोअर कर देते हैं तो कितनी हो जाएगी -3 पॉइंट, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E3 माइनस E1। E3 की वैल्यू कितनी है -3.08 माइनस 15.6। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15.6 माइनस 3.08 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी। इसमें पूछ रहा है एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर एक्साइटेशन एनर्जी पूछे तो दिस इज द आंसर, बट एक्साइटेशन पोटेंशियल अगर आपको पूछ दे तो क्या हो जाएगा, इसमें ई से डिवाइड कर देंगे, मतलब 12.52 वोल्ट हो जाएगी एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो इस बात को दिमाग में रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दोनों ऑप्शन रहेंगे, एक 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा 12.52 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको ये बात जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो है फाइंड द वेव नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n = 3 to n = 1। यहाँ पे चूँकि इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा लगेगा स्पेस, सो वी वुड क्रिएट अ स्पेस, दिस इज आर स्पेस। तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वेव नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम n = 3 to n = 1। सो दिस इज आर n = 3, दिस इज 2, दिस इज 1, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता है तो इसके लिए वेव नंबर पूछ रहा है। सबसे पहली बात कि वेव नंबर होता क्या है, व्हाट इज वेव नंबर। तो वेव नंबर कुछ नहीं होता, वेव नंबर होता है 1/λ, दिस इज वेव नंबर। तो 1/λ का एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, RZ² 1/NF² माइनस 1/NI²। ऊपर थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया था उल्टा, ठीक है। बट ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल एटम है और इसके एनर्जी की जो बनावट है वो कंप्लीट डिफरेंट टाइप की है। यहाँ पर हम लोग जाएंगे लॉन्ग मेथड से और यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे एनर्जी। तो थर्ड की एनर्जी दी हुई कितनी है, थर्ड की एनर्जी दी हुई है -3.08, सो दिस इज -3.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n = 1 की एनर्जी है कितनी 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कितनी एनर्जी की फोटोन निकली। तो एनर्जी ऑफ फोटोन वुड बी व्हाट, E3 माइनस E1, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी, E3 कितनी है हमारी -3.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 3 से 1 पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रही है तो जो फोटोन रिलीज होगी उसकी एनर्जी हो जाएगी 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वी नो एनर्जी ऑफ फोटोन इज 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और पता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc/λ, और इसी को हम लोग बोलते हैं 12400/λ इन एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी दी हुई है यहाँ पे, और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400/λ इन एंगस्ट्रम। यहाँ हमें चाहिए लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रम वुड बी गिवन बाय व्हाट 12400 एनर्जी ऑफ फोटोन इन व्हाट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 12400 एनर्जी ऑफ फोटोन इज व्हाट 12.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 12400 12.52, सो दिस इज 990.4 एंगस्ट्रम। लेकिन हमें लैम्डा नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू व्हाट 1/λ। तो 1/λ इज इक्वल टू व्हाट 990.4 एंगस्ट्रम। तो इसको हम लोग लिख देंगे 10⁻⁻10, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/990.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, सो इट्स वैल्यू वुड बी 1.00969 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7। सो दिस कैन बी रिटन एज 1.01 into 10⁻7। सो दिस इज द वेव नंबर, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.01 into 10⁻7, और इसका यूनिट कितना हो जाएगा मीटर इनवर्स। इसका यूनिट कितना हो जाएगा मीटर इनवर्स, बिकॉज 1/λ। सो लैम्डा का यूनिट कितना होता है मीटर, सो हो जाएगा ये मीटर इनवर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इसमें हमने कई सारी चीज़ें सीखी, और इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की
अगर कहो तो एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। हाँ, एक साथ इतने सारे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, बट इनमें से एक क्वेश्चन उठा के एग्ज़ाम में कभी पूछा जा सकता है, तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको वहाँ पे किसी भी तरह की क्वेश्चन अगर मिलती है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैंने जो क्वेश्चन लिया है, मैंने जान के इस तरह का क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। एक क्वेश्चन सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के उसको यहाँ पे सॉल्व कर देना, वो बहुत ही आसान काम है। वो आपको गाइड कोई भी खरीद लेंगे तो वहाँ गाइड में भी मिल जाएगा आपको। बट इस तरह की क्वेश्चन कराने की मेरी इसलिए कोशिश है ताकि ये सब क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी टैकल कर पाएंगे एंड विद इन द शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो बना के जाएँ वही एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो वहाँ पे कुछ भी अगर अलग आएगा तो आप उसको डील करने में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मीन्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मच, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन आर पॉसिबल इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमाउंट देम, you may assume the ionization energy of hydrogen atom as 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनाइजेशन एनर्जी एज्यूम करने कहा है, मतलब E1 की वैल्यू डेफिनेटली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही होगी फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब कि हमने जितने भी सपोजिशन रखे हुए हैं और जितने भी एजम्पशन लेके जो फार्मूला हमने डेराइव कर रखा है, कौन सी फार्मूला जो E = -13.6 Z²/n² है, वो फॉर्मूले यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करवाया गया इतने वेवलेंथ से। तो अगर ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, दिस इज़ द हाइड्रोजन एटम, दीज आर एनर्जी स्टेट्स। अगर एक फोटोन से इसको एक्साइट करवाया गया तो सबसे पहला देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन n = 1 में थी, वो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन के कारण कहाँ जाएगी। सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनर्जी ऑफ दिस फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू व्हाट, hc/λ, और इसी को हम लोग लिखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज व्हाट, 1023 एंगस्ट्रम। ओके, the value would be 12.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें देखना है कि इतनी एनर्जी पाने के बाद, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो इतनी एनर्जी पाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अगर हम लोग स्टेट्स दिखाएं इस तरह से, दिस इज़ E1, E2, E3, E4, E5, 1 2 3 4 5। तो 1 की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 और 3 का हम लोग एनर्जी गैप निकालेंगे तो हमें 12.1 के आसपास आएगा। ठीक है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दिस एनर्जी। सो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे है, दिस इज़ आवर इलेक्ट्रॉन, और इस फोटोन से हम लोग इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करवा रहे हैं, कितनी एनर्जी है इस फोटोन की, 12.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वुड टेक दिस एनर्जी एंड विल जंप टू स्टेट 3rd। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब हमारी कहाँ चली गई, एक्साइटेड स्टेट कौन सा आ गया हमारा, एक्साइटेड स्टेट 2, यानी कि n = 3। अब n = 3 पे चला गया इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इसकी लाइफ टाइम कितनी होती है, बहुत ही कम, 10⁻⁸ सेकेंड के आसपास होती है। तो उसके बाद तो फिर इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट होना ही है। तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगी तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स आर पॉसिबल इन द रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आपको मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ कि इफ़ इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटिंग फ्रॉम एनर्जी स्टेट n, then number of spectral line is equal to n into n-1/2। ये इम्पॉर्टेंट है और इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 3 है,
सो 3 इंटू 3 माइनस 1/2 एंड द वैल्यू वुड बी 3। अगर आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं, ये क्या हमारा n इक्वल टू 1, ये क्या है n इक्वल टू 2 एंड दिस इज n इक्वल टू 3। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 3 टू 2 और इट कैन जंप फ्रॉम 3 टू 1 डायरेक्टली, और इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 पे आ गई तो फिर अगेन ये 2 से 1 पे आ सकती हैं। तो ओवरऑल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हुई, 1 2 एंड दिस वन इज 3। तो यहाँ से आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमॉन्ग देम। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए ये लॉन्गेस्ट लाइन है, ये लॉन्गेस्ट एनर्जी गैप है, तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट। अब ये दोनों बची, तो यहाँ पे एनर्जी गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे एनर्जी गैप होती है नियरली 1.9 के आसपास। तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ऐसे आप फॉर्मूला लगा सकते हो 1/λ इक्वल टू r। चूँकि ये हाइड्रोजन एटम है तो जेड का वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी वो किसके बीच में होगी, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 2 के बीच में। सो 1/2² माइनस 1/3²। ठीक है, यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए मैं इतना पे छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे r का वैल्यू आप पुट करेंगे और लैम्डा का वैल्यू आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एंड थर्ड वोर ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 9 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है किसमें, सेकेंड एंड थर्ड वोर ऑर्बिट। ठीक है, तो सो लैम्डा इन सेकेंड वोर ऑर्बिट डिवाइडेड बाय लैम्डा इन थर्ड वोर ऑर्बिट। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू कितना लिखते हैं हम लोग, h/p इन सेकेंड ऑर्बिट डिवाइडेड बाय h/p इन थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, व्हाट इज p, p इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से h से h कैंसिल हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p3/p2। ठीक है, λ2/λ3 को हम लोग लिख सकते हैं p3/p2, दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ इन थर्ड ऑर्बिट डिवाइडेड बाय मोमेंटम इन सेकेंड ऑर्बिट। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, m ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v3 डिवाइडेड बाय m ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v2। ठीक है, मास तो सेम ही है तो मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स v3/v2। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को λ2/λ3, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन सेकेंड ऑर्बिट डिवाइडेड बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड ऑर्बिट इज इक्वल टू व्हाट, v3, दैट मीन्स वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट बाय वेलोसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट। अच्छा, अब यहाँ से v का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, c/137 z/n, दैट इज z तो सेम है, हाइड्रोजन एटम है तो z तो सेम रहेगा, लेकिन n क्या है हमारा 3 है, डिवाइडेड बाय c/137 z/, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा एंड दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, n2/n3। सो ये हो जाएगा n2/n3, दैट मीन्स 2/3। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है एंड दैट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज दिस मच, इट मे बी। हाइड्रोजन एटम हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दी हुई है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 और हम लोग E1 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, -13.6 z²/1, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो z²/n², तो 1² हो जाएगा और इसकी वैल्यू दी हुई है -122 पॉइंट कितना है ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग z² इक्वल टू लिख सकते हैं -122.4 डिवाइडेड बाय -13.6 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 9 एंड z वुड बी इक्वल टू व्हाट 3। z क्या है हमारा, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लिथियम। नेक्स्ट है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इन हुज स्पेक्ट्रम द थर्ड बामर लाइन इज इक्वल टू व्हाट 108.5। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है और फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन इसकी बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है, दैट मीन्स इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, मतलब कि इसको इन्फिनिटी से यहाँ प्लेस करने में जितनी एनर्जी लगी उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, तो उतनी ही होती है आयनाइजेशन एनर्जी अगर इसको यहाँ से निकालना हो तो। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी
इक्वल टू व्हाट, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, और वही हो जाएगा किसके, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। बाइंडिंग एनर्जी के बराबर ही हम लोग एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारा एटम को छोड़ देता है और एटम हमारा आयनाइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी हमें पता करनी है, तो E1 हमें पता करना होगा, और E1 पता करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, Z चाहिए, और n का वैल्यू तो 1 होता है, तो हमें Z यहाँ जानना जरूरी होगा। तो Z हम लोग कैसे निकालेंगे, Z का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, Z इज़ व्हाट, एटॉमिक नंबर। तो Z का वैल्यू हम लोग निकालेंगे इसके मदद से, कैसे, थर्ड बामर लाइन का जो वेवलेंथ है वो दिया हुआ है हमें। थर्ड बामर लाइन होता क्या है, थर्ड बामर लाइन अगर हम लोग बनाएं, दिस इज एन इक्वल टू 1, दिस इज एन इक्वल टू 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 3 4 5 6। बामर लाइन क्या होता है, बामर लाइंस होते हैं जहाँ पे जो लोअर ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, 2 होता है, दैट मीन्स NF इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो इस पे हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, कहाँ से, या तो यहाँ से आ सकता है, या तो यहाँ से आ सकता है, या तो यहाँ से आ सकता है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है थर्ड बामर लाइन, दैट मीन्स दिस इज आर लाइन, इसी लाइन पे हमें काम करना है। तो थर्ड बामर लाइन के लिए, फॉर थर्ड बामर लाइन, Ni इज इक्वल टू व्हाट, 5, NF इज इक्वल टू व्हाट, 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1/λ इक्वल टू लिखेंगे, और ये हमें Z नहीं पता है ना, तो इसमें लिखेंगे RZ² डिवाइडेड बाय 1/NF² माइनस 1/Ni², ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय Z का वैल्यू हमें नहीं पता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1/5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। तो यहाँ से 1/λ को हम लोग लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू Z², यहाँ से ये हो जाएगा 21/100। तो यहाँ से Z की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, Z² इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू है 108.5 नैनोमीटर। तो 108.5 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, ये नैनोमीटर है, सो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड देन 21। तो यहाँ से Z² वुड बी इक्वल टू व्हाट, 4 एंड Z वुड बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से Z का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम अगर Z जानते हैं तो हम लोग E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, -13.6 Z² बाय N²। सो E1 वुड बी इक्वल टू व्हाट, -13.6, Z इज 2² बाय 1², दिस वुड बी इक्वल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ अ नेगेटिव साइन। सो दिस इज द टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी -54.4 है तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बाइंडिंग एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू mod ऑफ टोटल एनर्जी। रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने पहले भी पढ़ाया था, बाइंडिंग एनर्जी मैंने इस लेक्चर के अंदर ऊपर भी एक क्वेश्चन में हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में आपको बताया और अभी भी बताया, तो आई थिंक बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट बी 0, देन इट्स एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वुड बी। ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग चेंज कर देंगे जीरो पोटेंशियल का, तो किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे या पोटेंशियल एनर्जी पे। सिमिलर उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। ये हमारा हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज इट्स फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज इट्स सेकेंड ऑर्बिट। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, दैट इज n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, माइनस, या फिर हम लोग टोटल एनर्जी से नहीं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी से बात करते हैं। Ke1 कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे कह रहा है
अगर हम लोग ऐसे देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती थी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टोटल एनर्जी की वैल्यू हो जाती थी U1 प्लस KE1 एंड ये हो जाता था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट नाउ अभी पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट को कर दिया गया 0। दैट मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी ये हमारा अगर इनिशियल था तो फाइनल कितना कर दिया गया U1F। ये हमारा क्या था, इनिशियल था अर्लियर, ठीक है। U1I अभी क्या कर दिया गया, U1F को कर दिया गया 0। मतलब U1F को हम लोग लिख सकते हैं U1I प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिया गया, उसके रेफरेंस को प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐड करके। तो अब हम लोग जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वहाँ हम लोग 13.6 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर हम लोग n=2 में करने जाएँ, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, n=2 में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको याद हो चुका होगा कि इसमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी, इसमें -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड तो करती है नहीं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो कि होनी चाहिए थी कितनी, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ अ नेगेटिव साइन, बट उतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अलावा एक एडिशनल टर्म जुड़ेगा इसमें। एडिशनल टर्म विल बी एडेड टू इट, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 13.6 माइनस 6.8 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब नाउ टोटल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे हम लोग? टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेंशियल एनर्जी 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का जो हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, अगर if we change that reference then the potential energy in different orbits would be changed and total energy would also change and this will change according to this way, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने अभी एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हमने कितनी क्वेश्चन की? 12 क्वेश्चन की, और एक जगह पता नहीं कहीं कुछ छूट गया था, शायद हमने 13 क्वेश्चन टोटल की हैं इसके अंदर। तो 13 क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उस सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कराऊं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे इस्तेमाल करूं और आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, किस तरह से अलग अलग फॉर्मूला को इसमें यूज किया जाता है। अगर स्पेक्ट्रल लाइन है तो इसमें सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा कि 1/n² 1/nf² में 1/ni² RZ² इक्वल टू 1/λ याद कर लिए इससे क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, अगर एग्जामिनर चाहे तो उसको हल्का सा ट्विस्ट करके आपको फंसा सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे अगर आपने सही से चैप्टर को पढ़ा है। अगर आपने जो क्वेश्चंस करे हैं वो टाइप 1 टाइप 2 वाले क्वेश्चंस नहीं बल्कि अच्छे क्वेश्चंस करके गए हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे। इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, कम समय है, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं कि आप एक चैप्टर से 100, 200, 300 क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। आप एक चैप्टर पे एक ही बार क्वेश्चन बना पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। तो आप क्वालिटी क्वेश्चन बनाओ जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स साउंड हो, ठीक है। आप छिटपुट क्वेश्चन बना के चाहेंगे कि एग्ज़ाम में जाए और वहाँ पे क्वेश्चन कैसे भी हैं तो आपसे बन जाए, तो अगर क्वेश्चन ज़रा भी ट्विस्टेड आ जाएंगे तो यू विल फेस कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो बेटर है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए कि अगर ज़रा सा भी एलिवेट होता है एटीसी के अंदर या फिर एयरपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर क्वेश्चन, तो आपको वो बनाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।